भैया अब ध्यान दीजिएगा, इधर हमने बताया, अब उसमें दूसरे पार्ट में देखिएगा, आपको हम बताते हैं टैक्स के प्रकार, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं वो चीज़ें देख लीजिए। देखिए हम धीरे धीरे आपका, देखिए पहले भूमिका तैयार करते करते आपको तब हम लास्ट में चलेंगे जीएसटी, क्योंकि जीएसटी टैक्स का सबसे लास्ट में है, सबसे बड़ा संशोधन जीएसटी ही हुआ है। ठीक है, अप्रैल 2017 को लागू हुआ था, सबसे बड़ा हुआ था, बहुत आंदोलन भी हुए थे। तो पहले इधर से हम पढ़ते चलते हैं टैक्स का इतिहास, इसके बाद हम आपको जीएसटी तक ले चलेंगे। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने आपको हिस्ट्री बता दिया, अब आ जाइए टैक्स के प्रकार। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। एक टैक्स क्या होते हैं भैया, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा आप लोग बताइए कि कई, जैसे प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष होता नहीं भैया, हमको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कहते हैं ना। अप्रत्यक्ष क्या भैया, हमको अप्रत्यक्ष है। आप लुका छिपी खेले हैं? लुका छिपी में जब खोजा जाता है, देखे हैं ना, कई लोग क्या होते हैं आके प्रत्यक्ष में ही टीप मार देते हैं। हाँ, सामने देखते रहो, बोलते मान में टीप ले, हो गया। कभी कभी होता है ना भैया, देखते क्या, जैसे उसमें होता है ना, बोलना पड़ता है ना, ये दिख के आई स्पाइस, अब वहीं समन्वय खड़े हैं तो आप बोलिएगा ये फलाना आई स्पाइस, इतने मतलब टिप, ये हो गया प्रत्यक्ष। अब कई लोग क्या होते हैं, देखिए अब जैसे ये हुआ प्रत्यक्ष, भाई सामने से आपके टिप मार दिया। और कई लोग क्या होते हैं, घुसर देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, उधर घुसरा, उधर पीछे से आया, क्या किया, टिप, वो देख नहीं पाए, उसी को क्या बोला भैया, अप्रत्यक्ष। समझ में आया आपको? इससे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, मैं इसीलिए आपको नीचे समझा रहा हूँ कि प्रत्यक्ष क्या हुआ, सामने से आके जो कर दिया। आपको दादागिरी है, देखते हैं कैसे बोलेगा, आजा। और अप्रत्यक्ष क्या हुआ, पीछे से जो दे रहा है, जैसे हमको जानकारी पीछे से हो रही है। समझ में आया आपको? अब देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर उसके बारे में सब हम बताएंगे नॉलेज। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर जो आदमी से सीधे लिया जाता है, ये सीधे सरकार को चुकाने पड़ते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या हुआ, ये आदमी से सीधे कर लिए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं, जिसको ये सरकार को डायरेक्ट आपको देना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष समझ में आया आपको, डायरेक्ट ये लिए जाता है, आपको ये नहीं घुमा फिरा के कान नहीं पकड़ा जाएगा। शायद कान पकड़ लिया, ये सीधा पकड़ना है, आपको देना है, डायरेक्ट सरकार के पास पहुँचेगा, इसको आपको घुमा फिरा के नहीं लेना है। समझ में आया आपको? प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर क्या हुआ भैया, जो आदमी से सीधा लिया जाता है, ये सीधे सरकार को चुकाने पड़ते हैं। समझ में आया आपको? अब आइए हम प्रत्यक्ष करके एक बार प्रकार पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष करके, अब प्रत्यक्ष करके देखिए कितने प्रकार है। देखिए प्रत्यक्ष कर में आयकर होता है, पहला आयकर, इनकम टैक्स। आयकर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति जो होता है महीने की या जितने भी इनकम साल की कमाता है, तो उसमें सरकार की एक नज़र रहती है कि कितना कमा रहा है, उसके हिसाब से हमारा सरकार इनकम टैक्स लगाती है। समझ में आया आपको? क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। तो जो उसको जिस हिसाब से वो कमा रहे हैं, चाहे प्राइवेट बंदा हो चाहे जो भी हो, सरकारी बंदा हो प्राइवेट, तो आप जो महीने की इनकम कमाते हैं ना, महीने की साल की, तो सरकार पे उसमें नज़र रहती है कि कमा कितना रहा है। कई लोग तो होते छुपा लिए, लेकिन सरकार बाद में पकड़ के ऐसा वसूलती है ना, इसलिए टैक्स से कभी चोरी मत करिए। डायरेक्ट वार्निंग लेटर आता है भैया अंदर, तो इसलिए टैक्स से कभी चोरी मत करिए। तो टैक्स क्या है, जैसे जो डायरेक्ट जो सरकार हमारा वेतन, एक प्रकार से जो आदमी कमाता है, अगर वो टैक्स के दायरे में आ रहा है तो वो टैक्स देगा। जैसे अभी तक कोई कमा रहा है, तो आप 3 लाख रुपया कमा रहे हैं साल के, कितने भैया, साल के 3 लाख रुपया। अभी का हम नया रूल बता रहे हैं, साल के आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अगर आप 3 लाख रुपया साल के कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी रूल ये है, इसी को आयकर बोलते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। आयकर, अगर आप 3 लाख से 5 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख से अगर एक भी रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। पहले ये 2.5 लाख था, अभी 3 लाख कर दिया गया है। तो समझ में आया आपको? आयकर क्या है, समझ में आया? किसी वेतन जो कमाते हैं साल भर में, उसी का टैक्स लगता है, बस आयकर। आय समझ रहे हैं, आय मतलब आ रहा है, आने दीजिए, आने दीजिए, तो आने दीजिए तो जाने भी तो देना पड़ेगा भैया। आपको टैक्स आ रहा है तो भाई ये पैसा आ रहा है तो कुछ तो किसी को, गरीबों को भी दान करना पड़ेगा भाई। आप क्या होता है, इसलिए देखिए सरकार इसलिए लगाती है ना कि जो विविधता है, समानता बनी रहे। क्यों समानता भाई, जैसे कई लोग होते हैं उनको मतलब अच्छी शिक्षा मिल गई, वो अच्छा कमा रहे हैं। कई लोग होते हैं नहीं अच्छी शिक्षा मिल, ठेला ही चला रहे हैं, हमारे गरीब का। ये जो मतलब जो समाज में
वो है असमानता है ना, समानता बनाने के लिए टैक्स। जैसे कई लोग होते हैं, किसी की कंपनी है, अब बाप की कंपनी है, बेटा भी अच्छा हो गया, तो गरीब को भी उस तरह मतलब एक टैक्स आप जो देंगे ना, तो जो सुविधाएं मिलती हैं इस सब ही तो मिलती हैं भाई। आप टैक्स दे रहे हैं तो जो सरकार सुविधा निकाल रही है तो इसी हिसाब से दे रही है। जैसे आज कई होता है स्कॉलरशिप मिलता है, तो स्कॉलरशिप कैसे मिल रहा है भाई? टैक्स में। जो जिनकी आय ज़्यादा है उनको थोड़ी स्कॉलरशिप मिलता है, जिनकी आय कम है उन्हीं को तो इसीलिए आय प्रमाण पत्र लगाया जाता है। भले आप बना के कुछ भी लिख दीजिए, उसमें हम नहीं जानते वकील को इतना पैसा दीजिए, आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आय प्रमाण पत्र इसीलिए बना रहे, जिनकी इनकम कम हो उन्हीं को तो मिलता है ये। समझ में आया आपको? अब आयकर के बाद आ जाइए कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या कंपनी के संचालन से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कारपोरेट टैक्स क्या होता है? जैसे कोई कंपनी खोले हैं, चाहे आप सार्वजनिक खोलिए चाहे मतलब निजी के लिए खोलिए। सार्वजनिक मतलब आप सबके लिए खोलिए, आपके यहाँ 100-200 जितने भी, चाहे आप निजी काम के लिए भी कंपनी खोलिए। जैसे भाई अगर आपका सालाना इनकम उसमें होता है, कुछ इससे होता है, तो उसमें आपको ये कारपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया आपके? ये आप समझ में, जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या कंपनी, जैसे आप कंपनी खोले हैं तो उसकी जो शुद्ध आय है उस पर लगा दीजिए, या आपको जो लाभ अर्जित हुआ है आप उस पर टैक्स दे दीजिए। वो सब सरकार आपको समझा देती है। जब सरकार देती है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसीलिए अलग से डिपार्टमेंट, तो सब समझा देगी कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए होता है। समझ में आया आपको? ये कारपोरेट टैक्स होता है, जो जैसे आप कंपनी खोले हैं उनके लिए शुद्ध आय होती है। अब आ जाइए, एक होता है संपत्ति कर। समझ में आया आपको? क्या होता है भैया? संपत्ति कर। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपके संपत्ति कर होता है ना भैया, संपत्ति कर क्या, जैसे आप जब देते हैं, जैसे आप लोग संपत्ति कर सब भरते होंगे, आपके यहाँ मकान है ना, मकान का टैक्स आप भरते हैं, तो उसी को संपत्ति कर कहा जाता है। जैसे आप शहर में रहेंगे तो कुछ ज़्यादा भरना पड़ता है, गांव को कुछ के शायद गांव में भी कुछ कुछ भरना पड़ता है, तो वहाँ पे शहर में रहेंगे नगर निगम को दिया गया है, नगर निगम आके आपको टैक्स बनाते हैं कि आपके मकान का इतना टैक्स आया है। तो इस चीज़ के संपत्ति कर मतलब आपका जो मकान है उस हिसाब से जो टैक्स लगता है उसी को कहा जाता है संपत्ति कर। अब देखिए विरासत पर कर, ये विरासत पर जो कर था इसको 1982 में बंद कर दिया गया है। इसको क्यों? ये विरासत कर ऐसा होता था, जैसे आप मान लीजिए आपके पिता दादा जो होते थे, तो उनके डेथ होने के बाद आपको जो कर मिलती थी उसी को विरासत मतलब जो आपको उनकी जायदाद जब आपको प्राप्त होती थी उस पर सरकार को एक कर देना पड़ता था, एक्स्ट्रा कर, कि आपके नाम जो हो रहा है। पहले जैसे भाई, जैसे आज क्या होता है, आज पिताजी हैं कोई भी है तो जैसे उनकी मतलब संपत्ति है, तो अगर वो उनके ना रहने पे वो कर ऑटोमेटिक आपके नाम बेटे के नाम आ जाता है, तो इसमें कोई टैक्स कर नहीं लगता। लेकिन उस समय क्या होता था, सरकार को एक टैक्स देना पड़ता था, तो इसको शायद 1982 में बंद कर दिया गया है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब गिफ्ट टैक्स क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, किसी को जैसे गिफ्ट दीजिएगा ना, तो आप 50,000 तक गिफ्ट दीजिएगा तो उसको फ्री माना जाता है, लेकिन 50,000 से जब ज़्यादा दीजिएगा गिफ्ट तो वो क्या होता है, टैक्स के दायरे में आता है। ये मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप भाई अपने घर में अपनी पत्नी को दे रहे हैं, भाई को दे रहे हैं, भाई पत्नी ये सब छूट दिए जाते हैं। आप अनदर पर्सन को जब दे रहे हैं तो 50,000 तक छूट दिया जाता है, उसके बाद आपको टैक्स के दायरे में आ जाइएगा। समझ में आया भैया? ये अप्रत्यक्ष कर समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ों को पूरा समझ में आ गया। अब आइए हम अप्रत्यक्ष कर में चलते हैं, यही तो मेन है आपका। क्या है? अप्रत्यक्ष कर ही मेन है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट बहुत काम होता है, कभी किसी के घर में झगड़ा लगवाना हो, इनडायरेक्ट जाके बोल दीजिए, अरे आपको ऐसा बोल रहा था, हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में मार झगड़ा ले दड़ा। कभी कभी देखिए डायरेक्ट झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता कभी, क्योंकि डायरेक्ट किसी की हिम्मत। इनडायरेक्ट वाला घर की जो लेडीजें होती है ना, ये समझिए यही है इनडायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट में बहुत बड़ा कांड करवाती हैं कि नहीं भैया? तो इनडायरेक्ट टैक्स यही होता है। समझ में आया आपको? अब इनडायरेक्ट क्या होता है, हम सरकार को टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन हम इनडायरेक्ट रूप से घूम घाम के ऐसा करके तब टैक्स दे रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। आप बोलिएगा सर कहाँ हम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं? अरे भैया, आप छोटे से छोटा चीज़ भी एक मतलब आप कुछ भी खरीद रहे हैं उसमें आप जीएसटी बारे में पढ़े हैं, तो पहले इसी को जीएसटी के पहले इसी इनडायरेक्ट लगता था हर चीज़ में, तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ जो हम घुमा फिरा के दे रहे हैं। समझ में? जो किसी चीज़ को खरीद बिक्री पर लगता है, सीधा सा फार्मूला है। जो किसी चीज़ का आप खरीद बिक्री करते हैं ना भैया, किसी चीज़ को खरीदते बेचते हैं, खरीदते बेच रहे हैं, तो उस पर टैक्स नहीं देते क्या आप?
भैया कोई चीज़ खरीदते तो उसमें नहीं टैक्स देते, रहेगा 10 ही रुपये का, उसमें लिखा गया CGST SGST। आजकल तो फ़ोन पे भी आपका लेने लगा, देखते हैं। तो जो लगता है उसी को क्या अप्रत्यक्ष कर, मतलब खरीद बिक्री पर लगता है। आप डायरेक्ट सरकार को थोड़ी दे रहे हैं टैक्स, आप किसको दे रहे हैं, आप जिससे खरीद रहे हैं उसको दे रहे हैं, फिर वो जिससे खरीद रहा है तो उससे दे रहा है, तो इसी हिसाब से पहुँच रहा है। इसी को इनडायरेक्ट घुमा के दे रहे हैं। मतलब जैसे आपको कहीं जाना है भैया बाजार में, आपको सीधा बोल दिया हाँ यहाँ से चले जाओ, हमको नहीं पता, तो दूसरा कोई भैया इसको घूम के, जैसे आपको टेम्पू वाले कहीं कहीं जाइए ना तो घुमा देते हैं, कहीं दूसरे राज्य में जाइए कभी कभी देखिए टेम्पू वाले भी बहुत वो करते हैं, जाना यही रहेगा लेकिन आपको क्या करेंगे भैया घुमा के बोलेंगे 500 रुपये। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो देश है ना, आप जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ की खासियत को पहचान बनाइए। आप किसी को घुमा के कितना पैसा कमा सकते हैं, समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, आइए अप्रत्यक्ष कर पे चलते हैं। अब अप्रत्यक्ष कर ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर में पहला आता है सेवा कर। समझ में आया आपको। सेवा कर क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार जिस हिसाब से कुछ भी लगा के जो सेवा कर करती है, आप कोई भी सेवा कर के लिए कोई भी योजना लगाई या कुछ भी सेवा कर के लिए, तो सरकार जो कर लगाती है उसी को कहते हैं सेवा कर। जैसे सरकार कई बार कोई योजना निकालती है या कहीं भी आपको सरकार की तरफ से जो योजना लगती है, या कोई भी आम आदमी भी सेवा करता है तो उसका भी कर देना पड़ता है, सुना। तो उसके लिए सेवा कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। समझ में आया आपको, किसी व्यक्ति द्वारा सरकार द्वारा लगाई गई सेवाओं पर ये लगाया जाता है। अब दूसरा ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है, जब किसी उत्पाद या सामान का निर्माण होता है तो भारत को कंपनी द्वारा किया जाता है, भारत को किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, उस पर लगाया गया टैक्स। जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जब कोई मतलब आप किसी चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, तो आप किसी वस्तु का, जैसे कोई वस्तु आप कंपनी डाल दिए, कोई वस्तु बना रहे हैं, उसको उत्पाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भारत सरकार द्वारा जो इस पर कर लगाया जाएगा उसी को कहा जाए केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाए। समझ में आया आपको, उस पर लगाया गया टैक्स क्या होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है। ये समझ में आ गया भैया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो आप कंपनी लगाइएगा। समझ में आया आपको। किसी निर्माण माल पर वस्तु का भुगतान करते हैं, वस्तु बदलने या अपने ग्राहक से राशि वसूली करती है। अब जैसे आप देखिए, हम बताते हैं जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अब सरकार ने क्या किया, आप उत्पाद कर रहे हैं, आपसे ले लिया, जैसे जिसकी कंपनी है उसने ले लिया, अब इसको भी तो भैया क्या बोलेगी, बोलेगी हम कैसे सस्ता बेचे, हम तो सस्ता। मान लीजिए किसी गांव में कंपनी लगे, अब उसको बोल दिया कि आप तो सर यहीं बना रहे हैं, आप बेच दीजिए, हमको सस्ता दिया करिए। अरे बोलेगा पहले तो ये टुपक पड़े, हमसे तो ले लिए ये केंद्र सरकार ने आके, तो हम आपसे भी तो लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम इसको दे दिया तो आपको हम फ्री दे, हमको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ये क्या करती है, तब केंद्रीय उत्पाद उसको दे के फिर इसके बाद ग्राहक से वसूलने लगती है। समझ में आया आपको। तो ये क्या करते हैं, फिर ग्राहक से वसूलते हैं। अब आ जाइए वैट, मूल्यवर्धित कर। इसका फुल फॉर्म होता है मूल्यवर्धित कर, इंग्लिश में होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस सीधा सा बात है कच्चे माल, सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे वैल्यू एडेड टैक्स पेट्रोल के माल में। जब हम किसी सामान को कच्चे में खरीदते हैं, उसको मॉडिफाइड करके, जैसे पेट्रोल कैसे आता है, पेट्रोल ऐसे थोड़ी पेट्रोल बना, वो आता है जब निकलता है तो उसका कई प्रकार अशुद्धियाँ रहती है, उसको निकाल के क्या क्या मिला के तब बनते, कैरोसिन आयल हुआ, मीथेन हुआ, इस सब को मिला के जब हम किसी चीज़ को कच्चे माल को खरीद के उसको मॉडिफाइड करके उसको शुद्धिकरण करके जब लगाया जाता है तो उस पर जो कर लगता है उसी को बोला जाता है क्या, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धित कर। समझ में आया आपको, मूल्यवर्धित। इस प्रकार के कर को सीधे बेचे जाने वाले चल पर किसी भी उत्पाद पर लगाया जाता है। यह कच्चे माल खरीदते समय लगा, जैसे पेट्रोल हुआ, इस सब के जैसे इसमें जानते हैं 2 प्रकार के कर लगते हैं, एक आउटपुट एक इनपुट। क्या है भैया, एक यहाँ पे होता है, एक ध्यान दीजिएगा आउटपुट एक इनपुट। अब टैक्स, अब आउटपुट कब लगता है, जब आप खरीदते समय उस पर जो टैक्स लगाएंगे उस पर आउट, जब बेचते समय इनपुट टैक्स। समझ में आया। तो ये समझिए जो कच्चे माल को खरीदते समय जो मॉडिफाइड करके सरकार जो लगाती है तो उसे इनपुट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। समझ में आया आपको। अब आ जाइए क्या है तीसरा,
केंद्रीय बिक्री कर, समझ में आया आपको। अब केंद्रीय में यह जब राज्य से बाहर कोई उत्पाद जाएगा तो जब केंद्रीय बिक्री कर, जब आप कोई उत्पाद मान लीजिए राज्य के अंदर कर रहे हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पटना है या इलाहाबाद है, तो जब राज्य के अंदर कोई आप उत्पाद करिएगा तो राज्य के जब बाहर भेजिएगा तो उसमें क्या होगा, ये केंद्रीय बिक्री कर टैक्स लगेगा, समझ में आया। अगर आप राज्य के अंदर ही करिएगा तो केंद्रीय बिक्री कर टैक्स नहीं लगेगा, समझ में आया आपको, केंद्रीय बिक्री कर टैक्स नहीं लगेगा। अब ऐसे ही समझिए प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार क्या, किसी राज्य से आप मतलब जैसे कभी देखते हैं आप, जैसे किसी राज्य के बॉर्डर से क्रॉस लगते हैं तो वहाँ टोल टैक्स लगता है, किसी राज्य के अंदर या बाहर जाने पे भी एक प्रवेश कर लगाया जाता है, समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही भैया 17 कर थे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 कर थे। इस 17 कर को समाप्त करके हमारा क्या लगाया गया भैया, GST। क्या लगाया गया भैया, GST, गुड्स सर्विस टैक्स लगाया गया। ये सब जैसे ये देखिए अभी भी हमारा ये जो कर है ना, इस चीज़ को नहीं समाप्त किया गया है, ये विरासत तो खत्म हो गया है, ठीक है। ये जो इतने कर है ना, आय कर, कारपोरेट टैक्स, संपत्ति कर, ये सब कर अभी ये ऐसे ही हैं। जो प्रत्यक्ष कर है ना उसको नहीं समाप्त किया गया है, प्रत्यक्ष कर आज भी, लेकिन हमारा GST जो स्थान लिया है अप्रत्यक्ष करों को, कुल 17 करों को समाप्त करके उसका स्थान कौन ले लिया है, GST, गुड एंड सर्विस टैक्स। समझ में आया आपको। तो गुड एंड सर्विस टैक्स किसका स्थान ले लिया, इस 17 अप्रत्यक्ष करों को। समझ में आया, इस चीज़ को नोट करिएगा। कभी भी जब सवाल पूछेगा किनको समाप्त करके GST लगाया गया, तो GST क्या किया, अप्रत्यक्ष करों को, जो अप्रत्यक्ष हम अप्रत्यक्ष रूप से उस सबको लागू करके GST लगाया गया। अब आप देखिएगा हम जो GST की क्लास चलाएंगे, नेक्स्ट क्लास GST के बारे में बताएंगे। जैसे GST क्या होता है, ध्यान दीजिए, माल एवं सेवा कर, वस्तुओं और सेवाओं की खपत निर्माण के लिए एकमात्र कर। अब GST क्यों लगाया गया, GST ध्यान दीजिए इसलिए लगाया गया कि जैसे कई बार होता था वो राज्य जैसे कोई उत्पाद बेचते थे ना, जैसे केंद्रीय उत्पाद, केंद्रीय बिक्री कर हुआ, इसमें केंद्र सरकार पैसा ले लेती थी, फिर प्रवेश कर दीजिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दीजिए, सेवा कर दीजिए, तो ये सब चीज़ें ऐसे बहुत मतलब थे, कहीं ज़्यादा हो जाता था, बहुत परेशानी होती थी। अच्छा आप बताइए, आज मॉल में कितने लोग गए हैं, इसमें मॉल में जाते हैं आप। अच्छा बताइए मॉल क्यों फेमस हुआ भाई, रेहड़ी पे जो दुकान लगे रहते हैं उससे सामान क्यों नहीं खरीदा जाता, कोई बता सकता है। देखिए भैया मॉल में क्या होता है, आज आदमी को सुविधा चाहिए हर चीज़ का, भैया पैसा ज़्यादा लगे चलेगा, तो ये वो क्या करता है, मॉल में चला गया। अब मॉल से देखिए फ़ायदा क्या होता है, आप यहाँ से गए सब्जी लेने गए, तो आप देखिए सब्जी भर लेना है यार, ठीक है सब्जी लेके चले आए आम दुकान की, लेकिन आप गारंटी के साथ जिस दिन आप मॉल में चले जाइएगा, आप बिना ज़रूरत के भी वजह उसमें खरीदिएगा। जो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ देखने के बाद लगेगा कि यार ये चीज़ें हमको ज़रूरत है, तो आप ज़रूर खरीदिएगा। मॉल की खासियत ऐसी होती है कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सामने कर देगा, कि आदमी आते मान दिमाग ले लिया किसको है। अब जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ ना, अभी आप समझिए वहाँ जाइए तो कोई चीज़ ऐसा बना देगा कि इसको ऐसा ऐसा लिखिए, तो उस चीज़ को कहा गया मॉल ऐसी चीज़ है कि आपको बिना ज़रूरत की सामान, जब आप जाइएगा तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे चीज़ रखिएगा, आदमी घुसते ही पहले हाँ यार ये मेरी घर की ज़रूरत है, इसको चाहिए, बल्कि भले आपका काम चल रहा है। तो इसीलिए देखिए आज इसीलिए सबका सम्मानित करके क्या किया गया है, GST लगाया गया। समझ में आया आपको। अब GST के बारे में, इसका सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, फ्रांस में। विश्व की पहली GST जो थी फ्रांस में। आज भी GST वहाँ 20% है, हर सामान पे 20%। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, GST कब हुआ, मतलब भारत में GST कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। अब ये GST का इतिहास कब हुआ कि हमारे महान मतलब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी के ज्ञाता, जिन्होंने कौन सा ज्ञान दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था ना, उनके समय से GST कैसे चला। उसके फिर कब NDA की सरकार जब 2014 में आई, फिर उन्होंने GST पे क्या लिखा, फाइनली GST लागू हुआ। GST के कितने स्लैब हैं, GST कितने प्रकार के लगते हैं, हम मतलब GST हम लोग किस हिसाब से दे रहे हैं, GST नियम क्या है, तो ये सब चीज़ों के बारे में मतलब हम GST की क्लास में चलाएंगे। ठीक है, अब अगली जो क्लास रहेगी GST के बारे में पूर्ण रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।